Welcome in OCM class of 12th standard. In today's session, I will be teaching you all about the OCM subject and the topic is function of management. So friends, very interesting topic for the exam point of view. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट का चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे छोड़ना नहीं। अगर आपको लर्न नहीं होता है, नहीं समझ आता है, सो डोंट वरी, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चन भी शेयर करूँगी, एग्ज़ाम के पहले पेपर कैसे लिखना है सब मैं बताऊँगी। आई नो अभी सिलेबस चेंज हो गया है, पर डरने की कोई बात नहीं है। मेरे फर्स्ट वीडियो को आप पहले देखो, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से चैप्टर को तुम्हारा चेंज किया है। ज़्यादा वास्ट चेंजेस नहीं है हमारे सिलेबस में, अभी न्यू सिलेबस जो 2020-21 का है। हाँ, पता है लॉकडाउन की वजह से तुम बुक को नहीं परचेज़ कर सकते, पर कोई बात नहीं, मैं तुमको बुक एक दिखा सकती हूँ, हमारे स्क्रीन पे मौजूद है, आप देखिए। ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसे कहा जाता है OCM सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। ये आपका टेक्स्ट बुक है, आप इसे देख सकते हैं, 178 पेजेस का है। इसमें कौन से चैप्टर्स है वो भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फोर्थ है बिजनेस सर्विस। फिफ्थ है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सिक्स्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सेवेंथ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एट्थ है मार्केटिंग। सो फ्रेंड, सिर्फ 8 चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू रूल मुझे लग रहा है तुम्हें 80 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है, 100 मार्क्स का नहीं है, गारंटीड नहीं है। एज़ पर द रेगुलेशन रूल्स आएगा वैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगी आप सभी के लिए, पर अभी के लिए गारंटी है कि 8 चैप्टर आप सभी को है और कोई डिफरेंस चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर के ओल्ड सिलेबस में भी देखोगे तो सारे चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर को हटाया गया है क्योंकि तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में वो हो चुका है, जैसे कि सोल प्रोपराइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली, वो सारे जो चैप्टर थे वो सिर्फ हटाया गया है। बाकी चैप्टर्स वही है, थोड़ा ऊपर नीचे करके चैप्टर को रखा हुआ है, पर कोई खास डिफरेंस नहीं है। उल्टा तुमको बहुत स्कोरिंग है, तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, और OCM सब्जेक्ट तो बहुत इजी सब्जेक्ट है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो मैं चाहती हूँ इसमें से कोई टॉपिक आप उसको लीव मत करना एज अ पॉइंट ऑफ योर एग्ज़ाम। मैं जो टॉपिक बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है तो वो गारंटेड वो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये सेकंड चैप्टर है तुम्हारा जो आज हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डियर स्टूडेंट किस पे बेस्ड है, हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ, जैसे हम लोग ने मैनेजमेंट किया था, मीनिंग किया था, डेफिनेशन किया था, पर हेनरी फॉल किया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना 100% वो आने ही वाला है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इधर से उधर दुनिया हो जाए। 12th स्टैंडर्ड का एक फेवरेट बोर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के लिए। ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन हम लोग ने पहले ही देख लिया है, डेफिनेशन भी देख लिया है मैंने। अब हमारा बारी है कि उससे फंक्शन कितने टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, मतलब फंक्शन उसके कितने, कौन से फंक्शन वो रोल का ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में करता है। तो 6 फंक्शन है, एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। कभी भी कुछ पढ़ने से पहले उसका समरी देखो, आप एक चार्ट देखो जो हम लोग को फर्स्ट पेज पे ही आता है कि क्या क्या वो सिलेबस में है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 6 है,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी इट नॉट बट ऑल्सो इट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन। और ये अगर तुम पढ़ने के बाद, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद, मैं एक 1 आवर का एक वीडियो बनाऊंगी एट द लास्ट टाइम मतलब सारे पढ़ाने के बाद मैं लास्ट टाइम पे बनाऊंगी ये वीडियो। मेरा लास्ट वीडियो रहेगा वो ये चैप्टर को लेके कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें मैं 1 आवर पूरा एकदम कम्प्लीटली तुम्हें ये 4 कंपैरिजन बताऊंगी कि हर 6 में, मतलब जितना भी 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में है तो क्या डिफरेंस बिटवीन है। अगर कंपैरेटिव स्टडीज़ का आप चार्ट पढ़ लेते हो तो तुमको बहुत इजी हो जाएगा, सारे आंसर्स तुम लिख सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट मग अप द आंसर, जस्ट क्लियर आउट योर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी कॉन्सेप्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोई भी कंपनी हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई भी सोसाइटी, इवन द फैमिली फंक्शन क्यों ना हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होता है वो हर में आता है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली, ये फैमिली बिजनेस इसको कहा जाता है और तुमने इसको 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है डीपली। सो फ्रेंड्स, मुझे आई होप आप सभी को जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जॉइंट हिंदू फैमिली वो बिज़नेस होता है जो फैमिली बिजनेस होता है, जैसे कि मेरे ग्रैंडपा ने किया बिज़नेस, फिर मेरे पापा ने, फिर मैं, फिर मेरे बच्चे, ऐसे जो पीढ़ी से आती हुई जो फैमिली बिजनेस होती है, कारखाना चालू होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता रहते हैं, कर्ता मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं वो बिज़नेस को मेंटेन कैसे करने का, उनको कैसे पीसफुली, इको फ्रेंडली कैसे सक्सेस लाना है, इफ़िशिएंटली कैसे लाना है, प्लानिंग आउट कैसे करना है, कैसे करना है, सारे को पार्टनर्स को कैसे डायरेक्ट करना है, गाइड कैसे करना है, वो कर्ता का काम होता है। तो कर्ता उन्हें डायरेक्ट गाइड्स करते हैं वो काम को या अचीव करने के लिए जो पर्टिकुलर टारगेट बनाया जाता है एक फैमिली में, फैमिली बिजनेस में। तो वो सारे अचीव करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अ वाइटल रोल प्ले इन द बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत से प्रोफेसर ने अपने अपने एक ओपिनियन डेफिनेशन रखा है। सो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप एक ही डेफिनेशन पढ़ो। अगर अभी से आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को टारगेट बना लोगे, चाहे वो कोई एक डेफिनेशन पढ़ो, सारे डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर एक डेफिनेशन पढ़ते हो तो तुमको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। और सबसे इजी डेफिनेशन इज़ गिवन ओनली बाय द प्रोफेसर हेनरी फॉल, और हेनरी फॉल ने ही बहुत इजी डेफिनेशन दिया है। मैं चाहती हूँ उनका ही डेफिनेशन आप फिट करके रखो, क्योंकि डेफिनेशन आपके ऊपर है, एज़ पर योर अकॉर्डिंग यू, मतलब आपको विश है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, पर डेफिनेशन लिखो, बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। उनके कहने का मतलब है कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं, फोरकास्ट मतलब दूर की सोचना, विजन। हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, पर प्रेजेंट टाइम पे होने पे भी हमको फ्यूचर का सोचना है, फ्यूचर रिजल्ट क्या आने वाला है, फ्यूचर लॉसेस। प्रॉफिट कोई नहीं सोचता है, फ्यूचर लॉस सोचता है। अगर फ्यूचर में लॉस हो गया इन केस, तो कैसे रिकवर करना है हमारे बिजनेस में, वो फोरकास्ट होता है। तो फोरकास्ट में विजन होता है, विजन जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं, प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं। मैंने आपको 14 प्रिंसिपल में बताया था कमांड, ऑर्डर, यूनिटी, डायरेक्शन का मतलब क्या है। कमांड और ऑर्डर दोनों सेम नहीं होता है। ऑर्डर मतलब होता है कि कोई काम को ऑर्डर वाइज काम करना, और कमांड मतलब
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें मिक्सअप मत कर दो कि ऑर्डर और कमांड एक ही है, दोनों अलग अलग है। अगर वीडियो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो 14 प्रिंसिपल जाओ, मेरे फर्स्ट वीडियो को फिर से देखो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी फंक्शन। फिर एक और प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम है लूथर क्लूसिक, हैज़ गिवन द कीवर्ड। जो ये पूरे 6 फंक्शन का कीवर्ड जो दिया गया है ना, वो उन्होंने एक कीवर्ड में दिया है। अगर वो याद कर लिया तुमने तो सारे 6 फंक्शन तुमको याद रहेंगे। और 6 फंक्शन तुमको कोई ना कोई टॉपिक में ज़रूर पूछा जाएगा, या फिर 5 मार्क्स के लिए, या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस। अगर एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर है तो तुम आंसर इन 1 सेंटेंस भी दे सकते हो, डिफरेंस बिटवीन भी दे सकते हो, लॉन्ग आंसर भी दे सकते हो, और शॉर्ट नोट भी दे सकते हो। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। ये कोई ना कोई 10 या 15 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली तुम्हें पूछा ही जाएगा, और ऑब्जेक्टिव्स 2-3 मार्क्स के लिए तो गारंटेड तुमको आने ही वाला है। और 14 प्रिंसिपल तो उसमें तो बोर्ड वाले का फेवरेट आंसर है, ये तो पूछा ही जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक एक टॉपिक इजीली कवर करो, ज़्यादा बोर मत हो मेरे वीडियो को देखते वक्त। तो आज प्लानिंग चालू करते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट प्लानिंग टॉपिक। फर्स्ट फंक्शन है और सबसे बेसिक फंक्शन है, इसलिए उसको ऊपर रखा जाता है। प्लानिंग क्या होता है? वर्ड से ही हमको समझ रहा है कि कुछ करने से पहले हमको कुछ प्लान करना है। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, मैंने बोला ना, मैनेजमेंट हर चीज़ में सब एरिया में आता है। गवर्नमेंट जॉब हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो, कोई भी एरिया हो, हर एरिया में मैनेजमेंट आता है। तो प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। मतलब हर मैनेजमेंट प्लानिंग के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए फॉर एग्जांपल सीए, मैं सीएस या सीए कर रही हूँ, तो ठीक है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए मेरा जो अचीव रहेगा, जो मेरा गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा कि किस महीने तक मुझे अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, किस महीने तक मुझे पढ़ के पहले से कंप्लीट करना है, कितने बार मुझे पढ़ना है, कितने बार रिवीजन करना है, या कितने बार टेस्ट पेपर लिखना है। क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को याद तो हो नहीं जाएगा, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मुझे कितने बार रिवीजन करना है, कब तक मुझे पढ़ना है। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, तो दिसंबर के पहले मुझे पहले ही रिवाइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो ये नहीं कि 1 महीना पहले आप पढ़ो, क्योंकि प्रोफेशनल को 1 महीना पहले पढ़ के तो इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। तुम्हारा जब तक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम 3-4 बार नहीं पढ़ते हो, तो तुम एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं पाओगे। तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो वैसे ही हर बिज़नेस में अगर उन लोग को डिसीजन लेना है या उनको बिज़नेस आगे बढ़ाना है, तो उनको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग पहले करो, पहले फॉर्मुलेशन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। फॉर्मुलेशन मतलब पहले प्लान को फॉर्मेट करो कि क्या क्या तुम करने वाले हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर इम्प्लीमेंट करो, उसको करो, फिर उसके बाद उसको चेक करो, मॉनिटरिंग करो, चेकिंग करो कि जो प्लानिंग किया है क्या वो बराबर से चल रहा है, वर्किंग प्रोसेस है। डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज़ द की ऑफ द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज़ अ डिटेल प्रोग्राम फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? कि हमारा फ्यूचर है वो ख़राब ना हो। फ्यूचर अगर हम पहले से प्लान कर देंगे तो मे बी 98-95% तो हम सही जा रहे हैं, क्योंकि 5%, 95 तो हम लोग सही जा रहे हैं, और बाकी का 5% हमारे हाथ में नहीं होता है। बिकॉज कभी भी ट्रेंड कुछ भी चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है या क्लाइमेट में चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से 5% हम लोग गारंटेड नहीं है, पर 95% तो हम लोग गारंटेड हैं। तो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मीनिंग तो हम लोग ने देख लिया, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम सभी को बोला है कि डेफिनेशन सबसे इजी वाला पढ़ो, और एक प्रोफेसर के नाम के हिसाब से पढ़ो। अगर तुम लोग प्रोफेसर का नाम लिखते हो तो एग्ज़ामिनर पे ज़्यादा इम्प्रेशन पे
इम्प्रेशन पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि डेफिनेशन सबसे इजी पढ़ूँ। तो हम देखते हैं कि कौन सा सबसे इजी डेफिनेशन है। तो मुझे तो लगता है सेकंड वाला, जैम स्टोनर। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अचीविंग द गोल्स। मैंने जो जैसे मीनिंग एक्सप्लेन किया वैसे एकदम ईजीली ये डेफिनेशन कौन दिया, जैम स्टोनर ने। नाम इनका याद रखो, जैम स्टोनर। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग अ गोल। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है गोल को सेटल करने का। फिर उसके सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे अचीव करना है, उसको प्लानिंग कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में कितने टाइप्स के इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, तुमको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो तुमको पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट वाइज तो लिखोगे तो हेडिंग तो डालना पॉइंट्स का पहला बात, क्योंकि वो कीवर्ड हो जाता है। और कीवर्ड हेडिंग तुम याद कर लेते हो तो वो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर का स्टडी मटेरियल याद करने का, तुम अपने मन से लिख सकते हो। पर हेडिंग को तुम लोग एक बार कॉन्सेप्ट वाइज तुम लोग उसको समझ लेते हो तो वो एक बार तुम्हारे लिए बेनिफिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखने से पहले तुम मीनिंग और डेफिनेशन ज़रूर देना, तो तुमको जाके 4.5 मार्क्स मिलेगा। अब मैं अपने हर वीडियो में कैसे मार्क्स मिलेगा मैं पहले ही बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। मैंने पहले ही बोला, अगर हमारा विजन या साइटनेस बहुत अच्छा होगा, विजनरी लोग होते हैं, जो कुछ विजनरी लोग होते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर फ्यूचर प्लानिंग कर लिया तो अनसर्टन जो रिस्क है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिस्क नहीं रहेगा, पर रिड्यूस हो जाएगा। रिस्क होगा, वो कम होगा। ये नहीं कि बिज़नेस में रिस्क नहीं होता, बिना रिस्क के कोई बिज़नेस आगे बढ़ता ही नहीं है। सो with the help of forecasting, the importance of planning is as follow। helps से फर्स्ट क्या है, helps to set clear objectives। प्लानिंग क्या करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस है कि कोई भी हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं ना, वो क्लियरली हम लोग को अच्छे से टारगेट को हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव दैम। It helps the manager to analyze the present condition of the organization on the basis to identify the way of attaining the desired position in the future। कोई भी मैनेजर को अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से वो अपने फ्यूचर को प्लान करता है। अपने फ्यूचर आने वाले जो बिज़नेस में क्राइटेरिया है, सिनारियोज है, उसको प्लान करता है, तो वो उसके लिए एक ईजी हो जाता है। अब सेकंड आता है प्रोवाइड्स path of action। Planning ensures that the goal of objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things and the right time। अब प्लानिंग क्या होता है, एक बार अगर तुम ऑब्जेक्टिव्स को प्लान कर लिए, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, तो कब कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो तुम्हारा एक क्लियर आउट हो जाता है। अगर वो क्लियर आउट हो गया कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तब तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक हो जाता है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। अब थर्ड है प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मैंने फर्स्ट में ही बोला कि हम लोग अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर को प्लान करते हैं। तो अगर आपका करंट सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक है और हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमारे फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में प्रॉब्लम या रिस्क ज़्यादा नहीं बढ़े, रिड्यूस हो जाए, अगर हम लोग अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इम्प्रूव करते हैं हमारे फ्यूचर को, तो जो रिस्क इंक्रीज़ होने वाला है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इट हेल्प्स द मैनेजर टू improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action। It is the beneficial for organization। Planning leads to efficient working of the employees। अभी कोई भी काम करने का अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को हम टारगेट देते हैं, तो अगर एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे रहे हैं, वो टारगेट के पीछे
कोई रीज़न नहीं रहेगा तो वो टारगेट अचीव नहीं हो पा सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टडीज़ करते ही क्यों हैं, पढ़ते ही क्यों हैं? रीज़न है। एक बार रीज़न निकालो, हम लोग का पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों पढ़ने? अगर हम लोग नहीं पढ़े तो क्या हमारे पास पैसा नहीं हो सकता? क्यों? जो नहीं पढ़ा वो कमा नहीं रहा है क्या? वो खा नहीं रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हर एक पर्टिकुलर का रीज़न निकल जाता है तो वो चीज़ ईज़ी हो जाता है और हम लोग उसको इफ़िशिएंटली काम कर सकते हैं। तो हर एम्प्लॉइज़ को अगर तुम रीज़न दे दोगे या उनका टारगेट दे दोगे, उनका डायरेक्शन बराबर करोगे, कमांड करोगे, तो एम्प्लॉइज़ का एफिशिएंसी बढ़ेगा। फिर होता है मिनिमाइज़ द रिस्क। ये तो सबसे ईजी है। प्लानिंग जितना अच्छा प्लानिंग उतना कम रिस्क। फिर अब आता है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर अच्छा प्लानिंग करोगे, गुड प्लानिंग करोगे फ्यूचर के लिए, तो हो सकता है जो तुम रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हो वो कम वे में ऑप्टिमम यूज़ में यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर सकते हो। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे, जैसे अगर एक टेलर है, अगर वो अपने कपड़े को पहले देखता नहीं है कि कितना काटना है, कितना स्विच करना है, उसको टेलर को अगर पता नहीं होगा कि कैसे प्लान आउट करके वो शर्ट बनाना है, तो वो ज़्यादा कटिंग कर देगा और जिसकी वजह से उसका शर्ट तो बनेगा पर जिसको मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा, वो किसी और में भी काम नहीं आएगा। तो अगर प्लानिंग अच्छा है तुम्हारा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो सकता है। फिर हमारा 7th आता है यूज़फुलनेस, यूज़फुल इन द सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले हम लोग 6 देखते हैं। हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग। अगर हम लोग प्लान अच्छा करेंगे तो हम लोग को कितने भी कॉन्ट्रैक्ट आए, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आए, तो हम लोग अच्छे से और रैपिड फायर में डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। एक बार देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या कहता है। द वेरियस अल्टरनेटिव इन द फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द गोल। प्लानिंग helps the management to set the best alternative by considering all the positive and the negative outcomes of all the alternative. Decisions are taken selecting the alternatives course action to achieve a predefined goals. It helps to manager to take a rational decision. सही डिसीजन कब लेना है वो एक इजीली टास्क बन जाता है और इजीली वो कर सकते हैं एक मैनेजर, एक ओनर। जो अगर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आया है, किसी को डिसीजन लेना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कोई भी कंपनी अगर रैपिड फायर में या रैपिडली स्पीडी डिसीजन मेकिंग नहीं करता है तो वहाँ पे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का। यूज़फुल इन दी सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं ना, तो एक अच्छा एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग कोई चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं एकदम प्री डिटरमाइंड गोल्स के हिसाब से। फिर तुम्हारा आता है 8 फैसिलिटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। इट रिड्यूस द overlapping among the activities. All the activity of business operation are closely linked with each other, which is considered in a process of planning. अगर तुम्हारा अच्छा प्लानिंग होगा तो जितने भी एक्टिविटी रन हो रहे हैं हमारे बिजनेस में वो एक अच्छे वे में जाएगा और ओवरलैपिंग नहीं होगा कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। अगर तुम लोग प्लानिंग अच्छे से करोगे तो वो हर रोज़ तुम्हारा टारगेट अचीव होते जाएगा। अब 9th देख लेते हैं। फैसिलिटेड अदर मैनेजमेंट फंक्शन। हम लोग अदर मैनेजमेंट फंक्शन भी प्लानिंग के बाद ही आता है। प्लानिंग फर्स्ट है ऑर्गेनाइज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में और एंड होता है कंट्रोलिंग से। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है सारे फंक्शन। तो अगर प्लानिंग अच्छा है तो सारे फंक्शन अच्छे तरीके से होगा। अगर प्लानिंग अच्छा नहीं है तो तुम ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। तो बोलते हैं जैसे जब तुम पहले पढ़ लोगे तो लास्ट वाला तुमको इजी लगेगा, तुम पहले नहीं पढ़े तो लास्ट वाला इजी कैसे लग सकता है। अब आता है 10th प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अगर तुम प्लानिंग अच्छे से करोगे तो तुम्हारे पे ओनर पे बर्डन्स नहीं होगा। मैनेजर
अच्छे अच्छे आइडिया इनोवेट कर सकता है, इनोवेशन होगा तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे फर्म में। तो ये पॉइंट वो कहता है कि तुम, तो इस सारे इम्पोर्टेंस से ये मालूम पड़ता है कि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है हमारे बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, या गवर्नमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या क्लब हो, या कुछ भी सोसाइटी हो, फैमिली फंक्शन भी हो, तो भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज ए वाइटल रोल इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एंड द इंडिविजुअल। फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ चेंजिंग। सबको पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमारा बिजनेस में रिस्क बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, पीपल्स के जो नीड्स होते हैं, वांट्स होते हैं, वो भी चेंज होता है, हाईली एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कंज्यूमर में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम एक बिज़नेस को फेस करना पड़ता है, पर प्लानिंग अच्छा होगा तो वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ वन डे पिकनिक फॉर योर क्लास फील्ड ट्रिप। ये तो तुमको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया है। तो सो गाइस, इन टुडे सेशन आई कंप्लीट माई वन टॉपिक विच इज़ प्लानिंग। और मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के चलते चलते कि तुम्हें कैसे मार्क्स पूछे जाएंगे और कैसे तुमको प्रिपेयर करना है। और ये टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक ले रही हूँ कि तुम पे बर्डन ना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक टॉपिक एक ही दिन में पढ़ के कंप्लीट कर दो। हेड पॉइंट्स को तुम लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुमको याद नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, और तुम अपने आप से भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो टॉपिक छोड़ो नहीं। 10 अगर इम्पोर्टेंस नहीं याद होते हैं, एटलीस्ट 7 याद करो। 6 to 7 तो नेसेसरी है। 6 to 7 याद करके रखो पूरा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी से याद कर लो, अभी स्कूल कॉलेजेस क्लासेस भी स्टार्ट नहीं है। अगर तुम पहले से अपना खुद का एक प्लान अच्छा करोगे तो HSC रिज़ल्ट भी तुमको बहुत अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, share my videos and subscribe my YouTube channel for more update. Bye. जय हिंद, जय भारत।